Good morning, everyone. Yesterday, we have seen the classification of semiconductors on the basis of their conductivity and resistivity. I would like to show you the slide which we have seen yesterday. This one was the discussion in our yesterday class, the classification on the basis of conductivity and resistivity. We have classified the metal, semiconductor, and insulator according to their behavior when we try to apply some electric field across it. Okay, conductivity and resistivity are the term which is actually defined with the help of external field. Okay, in which we try to mobilize the charges available in the material. Okay, so to mobilize or to move any charge particle in the material, we must provide some external field. So today the discussion will be the classification on the basis of their energy band. So very first you have to understand what is energy band. So I have drawn few diagram which I am going to use directly here. This is called the energy band. If you take electronics and communication in your engineering courses, then you will be dealing with this thing in a very depth, like everything you will be dealing here on the basis of this energy band. So I would like to tell you this is just a graph. This is just a graph. ये क्या है? ग्राफ है. ग्राफ क्या होता है? किसी दो पैरामीटर के बीच ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा अभी. ये वाली जो एक्सिस होती है, ये होती है मोमेंटम की एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस होती है, ये होती है एनर्जी की एक्सिस. सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये क्या है जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, जिसको कि नाम यहाँ पर दिया गया है एनर्जी बैंड. तो सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करें एनर्जी बैंड के नाम पर, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जस्ट एक ग्राफ है. हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मटेरियल है या फिर ये सॉलिड है, ऐसा नहीं. दिस इज जस्ट अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द एनर्जी एंड मोमेंटम. तो देखिए इसमें होता क्या है, तीन अलग अलग रीजन डिफाइन किए गए. एक रीजन ये ऊपर वाला जो है, इसको कहा जाता है, दिस रीजन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. बड़े आराम से समझिए, दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड. ये नाम दिया गया. कुछ रेंज ऑफ एनर्जी की बात करी गई, इसको कहा गया कि इस रीजन में जो भी चार्जेस होंगे हम उनको कंसीडर करेंगे कि वो कंडक्शन बैंड में है. तो ये वाला जो एनर्जी की वैल्यू आई, इसको कहते हैं, डिनोट करते हैं ई सी से. इसका मतलब होता है मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड. और जो ये बॉटम वाला बैंड है, इसको कहा गया वैलेंसी, VALANCE, वैलेंसी बैंड. और एक रीजन जो इन्होंने डिफाइन किया एनर्जी का, इस रीजन में जो भी एटम्स या जो भी चार्जेस लाई करते हैं, उनको कहा गया कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो लाइक ये वाला जो एनर्जी लेवल है, इसको EV से डिनोट किया है. और इन दो एनर्जी लेवल के बीच का जो ये गैप है, इसको कहा जाता है, दिस गैप इज एक्चुअली कॉल्ड द फॉरबिडन गैप. अब फॉरबिडन का अगर लिटरल मीनिंग ढूंढना चाहेंगे, तो फॉरबिडन का मतलब होता है नॉट अलाउड. फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब कि जो चार्जेज वैलेंसी बैंड में है, दीज आर नॉट अलाउड कि वो खुद ब खुद वैलेंसी बैंड में से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे. हमें पता है, न्यूक्लियस की भी हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में होते हैं। और अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भेजना चाहते हो, तो आपको एक्सटर्नली एनर्जी देनी होती है। यहाँ पर वैसा ही केस है। अगर ये ओरिजिन है तो वाई एक्सिस की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो मैं क्या देखूंगा कि एनर्जी बढ़ता चला जा रहा है। तो जो एनर्जी वैलेंस बैंड में पड़े हुए चार्जेस के हैं, उसको अगर मुझे हायर एनर्जी में भेजना है तो मुझे एक्सटर्नली एनर्जी देनी होगी। दैट्स वाई इस गैप को कहा गया क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। पीएन का मतलब आप समझ लेना यहाँ पर एनर्जी गैप। और इस गैप को डिनोट करते हैं ई सबस्क्रिप्ट जी। कई जगह स्मॉल जी भी लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, हम मेरी आदत है मैं कैपिटल जी लिखता हूँ। तो इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। इन्होंने ये कहा कि व्हाट इज कंडक्शन बैंड या व्हाट इज वैलेंसी बैंड। तो इसका एक एक लाइन में डेफिनेशन लिख देता हूं। आपको धीरे धीरे ये डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप यूज टू हो जाओगे इसको लेकर के, क्योंकि टर्म नया है। सो इफ आई टॉक अबाउट द वैलेंसी बैंड, तो ये क्या है, द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स, it is the energy band which includes the, it is the energy bands which includes the energy of valency electron, which includes the energy of वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी बैंड क्या है, तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो एंगेज है, वो मूव नहीं कर पा रहे। लाइक कि अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन द कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन कंडक्शन बैंड, इसके लिए आप लिख सकते हो सेम, द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ व्हाट, आई एम राइटिंग द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं और मटेरियल के अंदर करंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। और जो कंडक्शन बैंड होता है, इट इज above वैलेंसी बैंड। कंडक्शन बैंड इज अबव वैलेंसी बैंड, ये लाइन भी आप जोड़ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब वो एनर्जी गैप जो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आना चाहता है तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी, दैट इज कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। इट इज द एनर्जी बैंड, it is the energy band between valence band and conduction band। तो इसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर सॉलिड्स को। तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो अगर आसान भाषा में एक बात, मेरी बात दिमाग में रख लो, ये डिस्कशन आसान है। होता क्या है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस की मैं बात करूं, एक सिंगल एटम की मैं बात करता हूं, अगर मैं किसी सिंगल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ये तो न्यूक्लियस हो गया, अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है अपनी अपनी एनर्जी लेवल में, वो तो हमें पता है, ठीक। तो ये जो एनर्जी है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है सिंगल एटम में, लेकिन यही जब बहुत सारे एटम मिल करके सॉलिड बना लेते हैं,
तो सॉलिड जब बन जाएगा तो सारे एटम बहुत क्लोज होंगे। जब ये एटम बहुत क्लोज होंगे, आप जैसा कि हमने क्या कहा है, हमने लिखा है बोर एटॉमिक मॉडल में कि अपने अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में हर एक इलेक्ट्रॉन की खुद की कुछ एनर्जी होती है, और एनर्जी तब इसकी चेंज होती है जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या फिर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन होता है। ये तो सिंगल एटम की बात है, लेकिन जब सॉलिड की बात करेंगे तो जो पहले एटम के, मान लो ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो अब दूसरे एटम के सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी नहीं भी हो सकता है। मतलब हर हर एक न्यूक्लियस के अराउंड जो चार्जेस अब यहाँ पर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन सब की एनर्जी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि एक सॉलिड बन चुका है, आइसोलेटेड एटम नहीं। मतलब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट हैविंग डिफरेंट वैल्यू। तो उस वजह से हमें ये चीज डिफाइन करना होता है। अदरवाइज हम क्या करते कि हमें पता है कि अगर मेरे पास सिलिकॉन क्रिस्टल है, बहुत सारे सिलिकॉन एटम है, इसके आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो हम यहाँ से लिख करके बता सकते हैं। 13.6 जो भी होता है जेड बाय एन का होल स्क्वायर, उसके हेल्प से। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखो मैं एक बैंड ड्रॉ करता हूँ, एक एनर्जी का रेंज ड्रॉ करता हूँ, इट इज अ रेंज ऑफ एनर्जी। ये रेंज क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि सेम एटम के अलग सेम एटम के सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के भी एनर्जी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि ये एक सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग हो जाती है। तो हम एक रेंज डिसाइड करते हैं, रेंज शो करते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का रेंज ये हो सकता है, लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो ये वेरिएशंस होते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पर एनर्जी का बैंड ड्रॉ करते हैं। तो इस एनर्जी बैंड के हेल्प से ही मटेरियल्स का, सॉलिड का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, बोर्ड में भी पूछा जाता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा मेटल का, फास्ट हो जाएगा। मेटल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटल को ही हम वी कॉल दिस कंडक्टर। ओके, इसके लिए मैं एनर्जी बैंड ड्रॉ करता हूं यहां से। I will copy this. I have already drawn before starting the class. See, क्या होता है, कल हमने बात करी थी कि जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है फंक्शन ऑफ कहीं ना कहीं टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है, और इसकी वजह से मोबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी चार्जेस की चेंज हो जाती है, और फिर रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ये चीज हमने कल डिस्कस किया था। इसका मतलब जो भी मटेरियल्स होगा उसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बिहेवियर भी चेंज होता है। हर्ष, ये बात बाद में पूछ लेना, अदरवाइज मैं 40 मिनट को यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लिसन, कि अगर मेरे पास एक मेटल है और मैं इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को 0 केल्विन पर इसको ड्रॉ करता हूँ। 0 केल्विन कौन सा टेम्परेचर है आपको पता है, इसको हम बोलते हैं अब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन इज कॉल्ड अब्सोल्यूट जीरो, लाइक -273 डिग्री सी। इसमें आप देखोगे कि मैंने थोड़ा गैप यहाँ पर छोड़ा ही नहीं, नो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस। इसमें जो कंडक्टर होता है हमारे पास, कंडक्टर की मैं बात करूं तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल होती है। ओके, ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इवन एट 0 केल्विन। ह्यूज ही है ये, इवन एट
0 केल्विन। इसके पास कंडक्टर क्या है, एक बेस्ट मेटल, क्या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन एट 0 केल्विन। तो यहां से क्या होगा कि जो कंडक्टर के अंदर लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वे बड़े आसानी से हायर एनर्जी में लेवल में ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले रीजन में फॉल कर जाते हैं। ये ग्राफ है, जस्ट अ ग्राफ। तो यहाँ पर इसीलिए कोई भी फॉर्बिडन गैप नहीं होता है। मतलब मेटल के केस में आप ये जो Eg हमने ड्रॉ किया था इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का इन केस ऑफ मेटल वो कितना लिखा है हमने, 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर मीटर क्यूब में। मतलब अगर 1 मीटर क्यूब का कोई भी आप मेटल शीट लेते हो, यू कैन एक्सपेक्ट कि उसमें 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल इवन एट 0 केल्विन। और मेटल की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो मेटल क्या करता है, इट पॉजेज मेटालिक बॉन्ड, इट पॉजेज मेटालिक बॉन्ड। जो बॉन्डिंग होती है मेटल्स के बीच वो कैसी होती है, मेटालिक होती है ना। इसको क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। आप लोगों को ज्यादा पता होगा बेहतर, इनऑर्गेनिक आप पढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप हमने ड्रॉ किया ये किस टेम्परेचर पर किया, 0 केल्विन। इसके बाद देखा गया कि एनर्जी को इन्होंने ड्रॉ किया एट रूम टेम्परेचर, है ना। मतलब मेटल को मैं मेटल एट 300 केल्विन, इसको क्या कहते हो आप, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। इसके बाद इसके एनर्जी बैंड को स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर जब ड्रॉ किया गया तो देखिए इसको क्या यहाँ पर रिजल्ट मिला। अब देखो बड़ा नेचुरल सा है ये फेनोमेनन। अभी आपको एक लाइन बोलूंगा ये समझ में आ जाएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया मैंने इसकी रजिस्टिविटी बढ़ गई। रजिस्टिविटी बढ़ गई इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल में क्या होता है कि रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रजिस्टिविटी के बढ़ने से जो ओपोज करने की एबिलिटी है मतलब रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब कि उसके थ्रू करंट के फ्लो होने की एबिलिटी, मतलब इसको कि हम कहते हैं कंडक्टिविटी। मेटल की क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये सारे टर्म्स के हेल्प से यहाँ पर ये ड्रॉ किया गया कि ये तो चलो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। और ये फॉरबिडन गैप मत समझना, इसमें क्या होता है कि ये जो रीजन है जिसको मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रीजन हो जाता है कॉमन रीजन। इसको कहते हैं हम ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन। जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है उसको हम यहाँ पर ग्राफ के हेल्प से कैसे शो कर रहे हैं, तो हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को ओवरलैप करके दिखा रहे हैं कि इसमें रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन। ओवरलैपिंग को मतलब क्या है यहाँ पर कि टेम्परेचर बढ़ाया तो दिस इंप्लाइज द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। जब भी कभी ऐसा होता है तो हमने मेटल के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये लिखा हुआ है resistance at any temperature T will be relating with the resistance of the material at 0 Kelvin with this relation। ये लिखा है हमने। तो जब भी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर के
साथ साथ तो हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के हेल्प से ये लिख सकते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि मेटल के पास जो है मेटल पॉजेज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, आई विल टेक योर डाउट सर, ओवरलैपिंग से रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ी। देखो उल्टा मत समझो, रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर से, उसको हमने ग्राफ में शो किया है। ग्राफ किस लिए होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक को एक तरीके से समझने के लिए। इसको उल्टा समझो, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ी। अब उसको ग्राफ में मैं कैसे शो करूं, तो मैं ग्राफ में शो करूंगा इसको ओवरलैपिंग के हेल्प से, कि यहाँ पर कंजेशन हो गया, कंफ्यूज है इस रीजन की एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड में है या कंडक्शन बैंड में है। उससे क्या होगा, ये कॉलिजन जो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे। अगर समझ में आया तो यस और नो से रिप्लाई कर दीजिए। देखो होता क्या है, और एक तरीके से समझो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं कि ये एक जिगजैग मोशन इस तरीके से करता है ना। और मैंने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन ये है, तो फाइनल पोजीशन ये होगी बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। और इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। और जो टाइम लगता है इसको इनिशियल मतलब u0 से लेकर के v0 होने में, उस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन। अब ये रिलैक्सेशन टाइम हम देखते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, कितनी 3/2 kT। इतने से काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कॉलिजन फास्ट हो रहे हैं। तो कॉलिजन फास्ट हो रहे हैं, जितने, देखो कंडक्टिविटी कैसे डिसाइड होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, कितनी देर तक ये मूव कर रहा है, उससे डिसाइड होगा कि इसकी कंडक्टिविटी कितने ज्यादा टाइम तक होगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और यही खत्म हो गया, तो इसने करंट तो कम शो किया ना, और इसमें ज्यादा करंट मिलेगा हमें। वही बात है, टेम्परेचर बढ़ा तो कॉलिजन फास्ट होने लगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। अब बहुत ज्यादा जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये इतना फास्ट कॉलिजन होगा कि आपको लगेगा ऐसा कि ये चार्ज अपने ही जगह पर वाइब्रेट हो रहा है। टेम्परेचर जब बहुत बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशंस होने लग जाएंगे चार्जेस के, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन इट्स ऑन प्लेस। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी मूव होने की एबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर किसी मटेरियल में चार्ज मूव ही ना कर सके तो उसमें कंडक्टिविटी की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द अनदर मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। हालांकि पहले मैं इंसुलेटर करता था, लेकिन आज मैं पहले सेमीकंडक्टर इसलिए कर रहा हूं कि 15 मिनट का समय है और इसको समझाने के लिए मुझे कम से कम 20-25 मिनट चाहिए, लेकिन काम की चीजें हम 15 मिनट में कर लेंगे, इसलिए इंसुलेटर इसके बाद। सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप जब ड्रॉप किया गया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आया। ये इंटरेस्टिंग था तभी तो आज इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में बात करें। देखिए जो सेमीकंडक्टर होता है ना, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये पॉजेज करता है कोवलेंट बॉन्डिंग। सेमीकंडक्टर पॉजेज कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की खासियत ये है कि, अब थोड़ा सा मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताता हूँ।
कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेबर एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ऐसा शेयर करते हैं कि पास वाले का इलेक्ट्रॉन मेरी ऑर्बिट में आ सकता है, मेरा इलेक्ट्रॉन पास वाले न्यूक्लियस के ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से विद इट्स नेबर फॉर्म होता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की एक और खासियत है कि ये मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होता है। मैकेनिकली इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। मैकेनिकली इट इज वेरी स्ट्रांग बट electrically it is very weak. Electrically it is very weak. मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक सिलिकॉन एटम है, आगे बताऊंगा आपको इसकी डिटेल में बाउंडिंग, थोड़ा सा समझ लो। और इसका ये नेबर का सिलिकॉन एटम, आप इतना जान लो कि सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं अपने नेबर के साथ। ये बना लिया कोवेलेंट। अब क्या करो, आप बड़े से हथौड़े ला करके इसको तोड़ना स्टार्ट। आप इसको तोड़ के आप निबट जाओगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। यही हुआ इसका मतलब, ये मैकेनिकली बहुत ही स्ट्रांग। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़े से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस कर देंगे ना, ये क्रैक से ओपन हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर, ऐसा करके रिलीज कर। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या देखा गया, तो मैकेनिकली वेरी स्ट्रांग बट इलेक्ट्रिकली इट इज वेरी वीक। तो इसके लिए जो ये ड्रॉ किया गया एनर्जी बैंड डायग्राम, यहां से देखते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये तो क्या है, कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। थोड़ा सा और डिस्कशन, जो सेमीकंडक्टर मैंने कल डिफाइन किया था कि कौन कौन से मटेरियल सेमीकंडक्टर है, तो हमने क्या लिया था, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये थे सिलिकॉन और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर देखो, इट इज 14 और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, 284। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर देखो 32 और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर 2, 8, 18 और 4। मतलब सिलिकॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम के भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सॉलिड है, अगर मेरे पास सॉलिड सेमीकंडक्टर है, चाहे वो सिलिकॉन का हो या फिर जर्मेनियम का, इफ वी हैव सॉलिड सेमीकंडक्टर, डजंट मैटर वेदर इट इज ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, और आप इन दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हो। हर एक एटम के पास अपने अपने आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद इट्स नेबर। तो मान लो कि यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम है, तो हर एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है, क्योंकि सिलिकॉन एटम को अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको कोवेलेंट बॉन्ड में एंगेज करना है। मतलब कि आप समझो, यहां से थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लो कि हर एक सिलिकॉन एटम अपने सराउंडिंग में, किसी सॉलिड की बात करें तो 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है। क्यों घिरा हुआ है, क्योंकि ये जो सेंटर वाला सिलिकॉन एटम है,
इसके चारों इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए हैं अपने नेबर के साथ। तो शेयर करने का मतलब क्या होता है कि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन पास वाले सिलिकॉन एटम के ऑर्बिट में जाकर के घूम के आ सकता है, यही होता है शेयरिंग। तो यहाँ आप देखोगे कि फिर से अगर ये वाला सेंटर वाला सिलिकॉन एटम चार इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, चार सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है, तो ये तो सॉलिड है। एक सॉलिड का छोटा सा टुकड़ा भी आप लेते हो, उसमें मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम होंगे, और हर एक सिलिकॉन एटम अपने सराउंडिंग में चार सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ रहेगा, क्योंकि इसके खुद के चार इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग शेयर करनी है इसको अपने नेबर के साथ। तो आप जैसे कि ये सेंटर वाले एटम की ही सिर्फ बात करूं, ये बना दिया इसने कोवलेंट बॉन्ड अपने नेबर के साथ। You can say that the every silicon atom having 8 electrons. Now its valency band, यही कहलाता है वैलेंसी बैंड। जो बॉन्ड बाहरी ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन फॉर्म करते हैं वो वैलेंसी बैंड, हमारी भाषा में कह सकते हैं, बेसिक जनरल सिंपल भाषा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो चार ही इलेक्ट्रॉन थे जब ये सिंगल एटम था, लेकिन जब मैं इसको सॉलिड के अंदर शेयर करता हूँ, सॉलिड के अंदर मैं एक सिलिकॉन एटम को देखता हूँ, तो इसके हर एक एटम के पास 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि चार खुद के और चार पड़ोसी के। इन सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, और इसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन अब इसने अपने नेबर के साथ शेयर किया। इसका मतलब जैसे ही आप किसी सॉलिड को लेकर के आते हो और उसको T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर देखना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, मैं इसको T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर अगर एनालाइज करूं, तो मैं ये देखता हूं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंसी बैंड में, मतलब T0 पर तो कोई भी एनर्जी हमने दी नहीं ना, नो एनर्जी इज गिवन टू द एटम या सॉलिड। इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर एटम, हर एटम के पास 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी सारे इलेक्ट्रॉन एंगेज है, तो यहाँ पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन को हम मेनली शो करते हैं कंडक्शन बैंड में, हम ये बताते हैं कि वो फ्री है, इट कैन शो द कंडक्टिविटी, एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन हैज ऑलवेज हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन एंगेज्ड इन द बॉन्डिंग। तो यहाँ पर 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। At 0 Kelvin, the conduction band is empty. It means no free electrons are there. But the valence band, in valence band, every atom has 8 electrons. ये 0 केल्विन पर इसका बिहेवियर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पर ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका अटेंडेंस ले लेते हैं थोड़ा। प्लीज अभी आप लोग कुछ भी अपने फोन को छेड़ेंगे नहीं तो फिर कल के जैसा प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों के आएंगे ही नहीं नाम, फिर मैं भी घूमता रहूंगा। ओके, ले लिया मैंने, जो पढ़ना था वो हो गया, आगे बढ़ा। ये चीज मैंने कब करी, ये एनालिसिस मैंने कब करी, 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर थर्मल एनर्जी क्या है, एट 0 केल्विन थर्मल एनर्जी क्या है, 0। आप याद करो, कल मैंने आखिरी हेडिंग थर्मल एक्साइटेशन देकर के छोड़ा था, इसको हम आगे अभी डिफाइन करेंगे। थर्मल एनर्जी इज 0 एट 0 केल्विन। अब क्या करते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर को आप, ऐसा तो है नहीं कि सोना बाबू की तरह 0 केल्विन पर ही हमेशा यूज करोगे, आप इसको किसी और टेम्परेचर पर तो लेकर के आओगे ही ना, क्योंकि आपको यूज करना है, कोई भी ऑपरेटर इन जनरल यूज होता है। हम इसको मान लो कि रूम टेम्परेचर पर यूज
करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये फेनोमेना अगर समझ में आ गया तो सेमीकंडक्टर की थ्योरी आपको समझ में आ गई। ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस। और मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ T इक्वल्स टू 300 केल्विन पर इस स्ट्रक्चर। आप देखो कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो जितने ये सिलिकॉन एटम है, हर एक सिलिकॉन एटम किसी सॉलिड में अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है। क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपने नेबर के साथ। मैं एक बार ये डायग्राम यहां से उठा लेता हूं। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपने नेबर के साथ। तो क्या होगा यहां पर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग एक थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाती है। सराउंडिंग में थर्मल एनर्जी होती है, टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज जनरेट होता है, जिसको कि हम कहते हैं थर्मल वोल्टेज। और इसी थर्मल वोल्टेज की वजह से जो भी एनर्जी होती है ये कोवलेंट बॉन्ड पर स्ट्राइक करती है और ये कोवलेंट बॉन्ड खुल जाता है। और हर एक कोवलेंट बॉन्ड खुलने के बाद एक इलेक्ट्रॉन आपको प्रोवाइड करेगा। ये आज के लिए आप समझ लो, समय कम है, 1 मिनट है बस, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जरूरी नहीं कि सारे कोवलेंट बॉन्ड ओपन हो जाए, क्योंकि हर एक चार्जेज की अलग अलग एनर्जी होती है हर इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया कंडक्शन बैंड में और अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट कर दी। सिमिलरली सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड क्या करेंगे, अपने पीछे एक एक वैकेंसी क्रिएट करेंगे। तो जो ये एम्प्टी था कंडक्शन बैंड, अब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। टाइम समाप्त हो रहा है, बिल्कुल परेशान मत होना, कल हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें कंडक्टिविटी चाहिए थी सेमीकंडक्टर में, पिछले केस में नहीं मिल रही थी, ये एम्प्टी था। अभी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखा कि कैरियर्स आ रहे हैं, इसका मतलब अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमारा रिक्वायरमेंट था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, हम कंट्रोल कर सके इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस।